कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी यार कार्यक्रम सुनानी है सारे बाण भैया ने अपनी। राम राम। अनिल भाई काम क्या थे हो? वो गए बस, एक तो कल खेत में जाऊं था, क्यों वो खेस बीज गया। अच्छा। इमनु कहोगे भाई आप बीच में रुके क्यों, छींक आवे थी और मुश्किलें डटी हैं। फिर वही घर आ गया तो सोड़ का कूण अल्लाह पाया। सोड़ का कूण अल्लाह पाया, बालका ने खाटी बाहर पका दी ना, बालका ना तो खाट के पकाए थे पर वो दो रहे मैस खड़ी थी, मैस ने पूंछ उठा दिया। चलो वो क्या करा, वो भाई एक तो आसमान तक गिरा और खजूर मट क्या, उड़ते तो भिजता भिजता आया था खेत में और गरान दे फिर अल्लाह पाया। कोई नहीं, ये तो सारे गेल बन रही है और बाहर तो कुछ ना कुछ बहाना मारना ही पड़ा है। बिल्कुल है बिल्कुल। तो भाई कार्यक्रम किसान वाणी और सुनने वाला का सबका भाई स्वागत है। जाटा हो रहा है बतेरा, लेकिन भाई काम धंधे नहीं रुकते, किसान वाणी भी नहीं रुकता, यो भी चल रहा है भाई। और जो खास हम चर्चा आज लेकर आए हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। पशु चिकित्सा में प्रयोगशाला का महत्व, इससे विषय पर हमने जो बातचीत सुनी है वो है डॉक्टर उषा सैनी की। आइए आपको भी सुनवाते हैं। पशुओं की गुणवत्ता और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उनमें होने वाली बीमारियों का नई से नई तकनीक द्वारा उनका निदान और फिर उनके इलाज की जानकारी कुछ ऐसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण विषय हैं कि इनकी जानकारी समय समय पर आप भाइयों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आप पशुपालन से भरपूर फायदा उठा सकें। विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत हमारे अनुभवी पशु चिकित्सक अपने हुनर द्वारा रोग की प्रकृति व रोग के लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार केवल अनुभव और लक्षणों के आधार पर बीमारी का सही पता लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में प्रयोगशाला में किए गए तरह तरह के टेस्ट बीमारी की पहचान करने में बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। हमारे क्षेत्र में जहां हमारे बीमार पशु बोल बतलाकर अपनी पीड़ा हमें नहीं सुना सकते, वहां प्रयोगशाला के द्वारा तरह तरह की जांच बहुत ही ज़रूरी होती है। और इसलिए हरियाणा सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रोग निदान प्रयोगशालाएं खोल रखी हैं। चिकित्सा जगत में ऐसा माना जाता है कि यदि बीमारी के मूल कारण का सही पता चल जाए तो उसका इलाज भी संभव है और पशु के शीघ्र ही स्वस्थ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ उपचार के लिए दवाइयों का खर्च भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चूंकि किसी भी बीमारी से बचाव उसके इलाज से बेहतर है, इसीलिए रोगों से बचाव एवं उनके नियंत्रण के लिए पशुपालकों को जागृत करना भी इस प्रयोगशाला का उद्देश्य है। पशु रोग निदान प्रयोगशालाएं पशुओं के खून, पेशाब, गोबर, दूध व
त्वचा आदि के नमूनों की जांच करती है व रोग की सही पहचान करने में चिकित्सक की सहायता करती है। बीमारी के उपचार के लिए कारगर दवाइयों का पता लगाती है, जैसे थैलेला रोग, जिसे देशी भाषा में हम नकाला भी कहते हैं, हमारे दूधारू पशुओं में होने वाला ऐसा रोग है जिससे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि एक तरफ तो दूध किसी भी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सकता और दूसरा इसका इलाज का खर्चा भी काफ़ी महंगा पड़ता है। दरअसल यह रोग कई तरह के जीवाणुओं से होता है और इनके इलाज के लिए अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक दवाइयाँ लगाई जाती हैं। आजकल कई दवाइयाँ जीवाणुओं पर कोई असर नहीं दिखाती, इसीलिए हम लैब में कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं, जिससे यह पता लगाया जाता है कि किस प्रकार के जीवाणुओं द्वारा थैलेला रोग हुआ है और फिर कौन सी दवाई उस पर सबसे ज़्यादा असर करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में 72 घंटे का समय लगता है, इसलिए बिना जांच के अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशुओं की सामान्य टीबी व आंत की टीबी की जांच भी यहाँ की जाती है। पशु चारे व पशुओं के पेट के पानी के परीक्षण द्वारा जहर खुराने की जांच भी समय समय पर लैब में की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पशु रोग जैसे बर्ड फ्लू, ब्रुसेलोसिस, ग्लैंडर्स, मैड काउ आदि की निगरानी हेतु विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेलेंस कर नमूने एकत्र किए जाते हैं। पशुओं को संक्रामक और असंक्रामक घातक बीमारियों से बचने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर निःशुल्क पशु टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे मुंहखोर व गलघोटू रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इन बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण के प्रभाव का मूल्यांकन हेतु खून के सैंपल प्रदेश निदान प्रयोगशाला सोनीपत व लुआस हिसार में भेजे जाते हैं। किसी भी प्रयोगशाला जांच से सही परिणाम अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि हम नमूनों को विधि पूर्वक इकट्ठा करें व इन्हें ठीक ढंग से प्रयोगशाला पहुंचाएं। जैसे गोबर के सैंपल, जो कि हमें सिर्फ 20 ग्राम ही लेना है, गोबर ताज़ा हो और इसे चौड़े मुंह की साफ प्लास्टिक की डिब्बी में भरकर ढक्कन कसकर बंद कर शीघ्र ही लैब पहुंचाएं, जिससे हम पेट व आंत के कीड़ों व अंडों की जांच करते हैं। इसी तरह मूत्र यानी पेशाब के लिए 100 ml की चौड़े मुंह की कोई भी साफ प्लास्टिक या कांच की शीशी में जब पशु पेशाब करे तो सीधा ही इस शीशी में इकट्ठा करें और शीघ्र ही प्रयोगशाला पहुंचाएं। और हमारी कोशिश होती है कि शुरू का या बिल्कुल अंत का पेशाब नहीं लेना है, क्योंकि बीच का पेशाब ही हमारे टेस्ट के लिए सबसे बेहतर होता है। इसी तरह खून का नमूना लेने के लिए हमें ज़्यादा सावधानी बरतनी है, जिसके लिए एक प्रशिक्षित पशुधन सहायक या पशु चिकित्सक की मदद ही ली जा सकती है। खून का नमूना 2 अलग अलग तरीके से एकत्र किया जाता है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें खून के कौन कौन से टेस्ट करने हैं। सबसे पहले खून में पाए जाने वाले परजीवी, खून की कमी व CBC आदि की जांच के लिए खून का तरल अवस्था में ही लैब में पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खून में ऐसे प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं जिससे खून मात्र 1 से 3 मिनट में जम जाता है। इसीलिए हमें EDTA वाइल यानी कि बैंगनी ढक्कन वाली शीशियों में खून पशु की नस बींध कर नई सुई से इकट्ठा करना है। शीशी को तुरंत डाट लगाकर दोनों हथेलियों के बीच लगभग 2 मिनट तक गोल घुमाकर खून व पाउडर को अच्छी तरह से मिलाना है। फिर इस ब्लड सैंपल को जल्दी से जल्दी प्रयोगशाला पहुंचाना है। कुछ अन्य टेस्ट जैसे ब्रुसेलोसिस बीमारियों के लिए हमें खून को बिना रसायन मिलाए इकट्ठा करते हैं, जिससे खून कुछ देर बाद जम जाता है और एक हल्के पीले रंग का पारदर्शी तरल अलग हो जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। इसे लाल ढक्कन वाली शीशियों में इकट्ठा किया जाता है या 10 ml की डिस्पोजेबल सिरिंज में 5 ml ब्लड खींचकर शेष भाग हवा से भर लें
और सिरिंज की सुई को आगे से मोड़कर सिरिंज को समतल स्थान पर बिना हिलाए डुलाए छोड़ दें ताकि खून जम जाए और सीरम अलग हो जाए। फिर इस सिरिंज को सावधानी पूर्वक लैब पहुंचाएं। खुजली पैदा करने वाले परजीवियों की जांच के लिए त्वचा की जांच की जाती है। इसमें चमड़ी को बीपी ब्लेड या चाकू की मदद से तब तक खुरचें जब तक हल्का खून न रिसने लगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि खुरचने से पहले ब्लेड पर वैसलीन या तेल लगा लें ताकि खुरचन चाकू के साथ चिपक जाए। और अब इस खुरचन को साफ शीशी में भरकर लैब में पहुंचा दें। दूध की सही प्रकार की जांच करवाने के लिए दूध का सैंपल ठीक प्रकार से लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले 4 नई डिस्पोजेबल सिरिंज हमें लेनी है। फिर साफ पानी में लाल दवाई यानी KMNO4 डालकर हल्का गुलाबी बना लें और इस पानी से थनों को अच्छी तरह धो लें। फिर साफ तौलिए से पोंछें और डिस्पोजेबल सिरिंज लेकर उसकी सुई को आगे से मोड़ दें और पीछे का पिस्टन खींचकर बाहर निकाल लें। ध्यान रहे कि पिस्टन को पकड़ने की जगह के अलावा किसी और भाग को न छुएं। अब थन से पहले एक धार किसी अन्य बर्तन में निकालें तथा दूसरी धार सीधे सिरिंज में मारें। इसके बाद पिस्टन को वापस सिरिंज पर लगाकर थोड़ा दबा दें और सिरिंज के बाहर लगे दूध को सूखे कपड़े से पोंछ दें तथा सिरिंज पर टेप लगाकर अपना नाम व थन का नंबर लिख दें। इसी तरह बाकी थनों से भी नमूने इकट्ठे कर लें। इसमें हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि पहले जो थन हमें ठीक लग रहा है उससे दूध का नमूना एकत्र करें तथा बाद में खराब थन से। अब इन नमूनों को गत्ते की डिब्बी आदि में डालकर धूल मिट्टी धूप से बचाकर लैब में पहुंचा दें ताकि थैलेला रोग की जांच व कारगर दवाइयों का पता लग सके। जिला रोग निदान प्रयोगशाला में ये परीक्षण बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं। इसलिए पशुपालक भाइयों से यह निवेदन किया जाता है कि वे विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सालय या जिला पशु रोग निदान प्रयोगशाला थानेसर, जो कि पुराने बस स्टैंड के पास है, से संपर्क किया जा सकता है। तो भाइयों, ये बातचीत आपने सुनी। ये थे डॉक्टर उषा सैनी, जिला पशु रोग निदान प्रयोगशाला जो कुरुक्षेत्र में है, उसमें डॉक्टर साहब हैं। और अब एक बातचीत जो हमने कल बीत गया, उस दिन हमने की सरसों की खेती से संबंधित और बारिश के वक्त पे। आइए सुने हैं किसान के साथ की गई बातचीत। किसान भाइयों, आज हम आए हैं गांव अमीन में और हम बात करेंगे सरसों की खेती से संबंधित। मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, बरसात अभी भी चल रही है, लेकिन फिर भी हमें किसान भाई से मुलाकात हुई। आइए उनसे करते हैं बातचीत। किसान भाई, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजेश है, मैं अमीन से हूँ। अमीन गांव में राजेश जी हमारे साथ हैं। तो आप सरसों की खेती ले रहे हैं, सामने आपके खेत हैं ये? हाँ, ये मेरे खेत है। मैं सरसों के 4-5 एकड़ जो खेती है उसमें सरसों लगा रहा हूँ। अच्छा किसान भाई, बरसात का जो मौजूदा दृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है खेतों की स्थिति? कितना पानी खेत में है? क्या बरसात अभी भी? ऐसा है, मौसम का कुछ नहीं पता। बरसात अभी हो भी रही है और अगर ये नहीं रुकी और खेत नीचे रहे, देखो मेरे खेत तो है ऊपर, पानी आता है और वो निकल जाता है, और अगर वो पानी नहीं निकलता और खेत नीचे है तो उसमें नुकसान है। उसमें नुकसान है। और ऊपर वाले खेतों का पानी फिर आप निकाल देते हो जो खेत नीचे है उनमें? देखो, ऊपर वाले खेतों का पानी, हमारे खेत थोड़े ऊंचे हैं, वो अपने आप ही निकल जाते हैं जी, और मेरे खेत के पीछे एक नाला सरकारी वो जा रहा है, उसमें निकल जाता है। अच्छा किसान भाई, ये बताएं कि जिन भाइयों का खेत नीचा है, पानी खड़ा होता है, क्या उसमें नुकसान की संभावना है? हाँ, देखो, अगर पानी ऐसे ही निरंतर चलता रहा तो उसमें 100% नुकसान की संभावना है जी। मतलब आगे जो बरसात होगी वो नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल, आगे अगर बरसात हुई, वैसे तो ऐसा लगता है कि भी मौसम का कुछ भी नहीं पता कि बरसात हो या ना हो जी, लेकिन अगर बरसात हुई और लगातार चलती रही तो उसका निरंतर नुकसान ही है। किसान भाई, साथ ही ये बताएं कि जो सरसों की अभी की स्टेज है, स्थिति है, वो क्या है? देखो, समय से अगर सरसों लगाई जाए, जैसे हमने समय से लगा दी थी, तो हमारी सारी फलियां लगभग आ चुकी है और कईयों के अभी फूली आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी उन्होंने लेट वो करी थी जी। बाकी मौसम के ऊपर निर्भर करता है जी।
किसान भाई, कई बार जो किसान हैं वो पानी खड़ा होने पर सल्फर वगैरह भी डालते हैं, क्या आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो? देखो, मैं सल्फर की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे खेत पहले ही मैंने इसके अंदर ऐसी खादें डाल रखी है जो मेरे पहले ही खेत में बड़ी जान है, मुझे सल्फर की जरूरत नहीं। आपने देसी खाद इस्तेमाल? मैंने देसी गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद इसमें यूज करी हुई है जी। और मुझे लगता है कि मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बाकी किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे इस मौसम में सरसों की अपनी जो उनकी फिक्र है उसको लेके? देखो, यही है कि पानी अगर निरंतर उसमें खेत में रहता है तो उसको नीचे उतार दें जी, पानी खड़ा ना होने दें जी बाकी ये वैसे जैसे मौसम चलता जा रहा है, लगता है कि शायद 1-2 दिन में मौसम खुल जाएगा जी। और उसके बाद एक बार खाद डालने की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। किसान भाई, आपने हमसे सरसों की खेती पे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये बातचीत भाइयों आपने सुनी। और अनिल भाई, भाई जाडा तो नहीं बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा, मेरा तो किड़कड़ाहट उठ रहा है। और मौसम का भी एक बार आप लगे हाथ जिक्र कर दो। हाँ, आप इतने उठक बैठक कर लो, मौसम बता के, और भैया ने लोकगीत सुनवा देंगे। बिल्कुल जी। तो मौसम अधिकतम रहा भाई 14 डिग्री सेल्सियस जी, और न्यूनतम रहा 10 डिग्री सेल्सियस जी। और नमी की जो मात्रा रही वायु में वो रही 100%। और कल का कार्यक्रम भी, लेकिन मौसम में एक खास बात और है अनिल भाई। कौन सी? वह यह है भाई कि अगले कई दिन जो है मौसम शुष्क है, बरसात की कोई खबर नहीं है। ठीक है, और ठंड बड़ी रहेगी भाई, धुंध भी आ सके है, लेकिन बरसात रुकी रहेगी, ये राहत की बात है। जी। और कल प्रीतम भाई मंगलवार है और कल है फोन इन कार्यक्रम, और कल का जो विषय रहेगा वो रहेगा शरदकालीन सब्जियों के मुख्य रोग व कीड़े। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर JN भाटिया जी। जी। तो यह तो रहेगी कल की फोन इन की बात। और अब लोकगीत। राजपाट धन है दौलत सारी खोवे मत ना, तेरा रोवे मत ना, माँ के जाए रोवे मत ना। सकल देखा दे मन है उस कंगला भाभी की, और मैं भी खुशबू ले लूंगा तेरे फूल गुलाबी की। और दरबारा में तो मंडला दी ठग चोर शराबी की। याद सब राय मालम पाट गई तन मेरी खराबी की। सब राय मालम पाट गई तन तेरा लाख तरा समझाया बतेरी, लाख तरा समझाया बतेरी रसोवे मतना। राजपाट धन दौलत सारी भाई तारे गणते गणते अरे मेरी रात कट्या करती। अरे वो भी दिन से याद अरे मेरी बात कट्या करती। अरे सो बर जंगला के आता मेरी नात कट्या करती। रो दरबारा में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या करती। दरबारा में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या दखे जान बुझ के राम काटे, जान बुझ के राम कटे रे बोवे मतना। राजपाट धन दौलत सारी
होवे मतना के आदम दे है नो दशा भाई आती है हर साल कोई दशा अनधन कर देता है कोई कर दे कंगाल जन्म दशा मेरे पे आई टेढ़ा पड़ा सवाल घर घर देखता खंड था तेरा दो पैसे मलाल घर घर देखता खंड था तेरा हे बतरे बटुए के दाम भरती तेरे बटुए के दाम भरती रटो है मतना राजपाट धन दौलत सारी होवे मतना का घास हुए पछ तू के समलहन मसमल्यार और सबका दास हुए पछ तू के समलहन मसमल्यार कति सत्यानाश हुए पछ तू के समलहन मसमल्यार कति फरता फस हुए पछ तू के समलहन में समल्यार फरता फस तके मांगराम तू चढ़े तवे पे मांगराम तू चढ़े तवे पे तो पोवे मतना राजपाट धन दौलत सारी पोवे मतना रोवे मतना राजपाट धन और भाई ये थे विक्रम फोगाट और साथी आपने लोकगीत सुना। अनिल भाई जी, जो बातचीत हम लेके आए हैं के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले जी। तो भाई तिलहनी मतलब अपनी जो सरसों है, तुड़िया है, राया है, इनकी बातचीत हम भाइयों के साथ करना चाहेंगे। और क्योंकि अभी जो अवस्था है सरसों की अगर बात करें जी, तो भाई वो थोड़ी सी बड़ी अवस्था है। ऐसे में मेरे ख्याल से कोई बीमारी और कीड़ा इसी संबंधित बातचीत करी जा सके है जी। तो भाई पहली बात तो यह है कि सुंडी लग सके है, चितकबरा कीड़ा भी है, आरा मक्खी भी है, यही हो मैं बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ और भी है, चिप्पा भी है भाई, बनाने वाली सुंडी है। पहले चेप्पे की बात करो मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से अगर चेप्पे की बात करें तो चिप्पा आपने देखा होगा कि अड़के पीले हरे रंग का ये कीड़ा है। अरे गुच्छा में रह गया जो है ना पौधों के जो भी फल है, फूल है, कड़ियाँ हैं, जहाँ भी इसको जगह मिल जाए वहीं यो चिपक जाए जी। और पूरा इस समय जो है जब जैसे जैसे मौसम में नमियाँ होगी तो उस समय ये जो है अपनी बढ़ोतरी कर ले है और पूरा का पूरा जो पौधा है उसके ऊपर अपना रैन बसेरा बना के और पूरे के पूरे पौधे को ये खत्म कर दे। भाई जो इसके लिए आदर्श तापमान है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 75% हो। और वो आजकल चल रही है भाई। और जब भी यो लग जाएगा अपने काम पे तो फलियां लगेंगी कम, दानों की संख्या भी हो जाएगी कम। बिल्कुल जी। और इसमें जो है हमने अगर बात करें कि भाई बचाना कैसा है, अगर हम अपनी फसल को जो चेपा है उससे बचाना है तो जहाँ भी ये देख ले कि भाई जहाँ आक्रमण हो रहा है, जहाँ भी ये गुच्छे में बैठे हैं तो उस भाग को जो है
उसको तोड़ कर जो है वो नष्ट कर दें। और फिर भी जो नई नई दवाइयाँ आ रही है, अपने हिसाब से अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके सलाह मशवरा लेकर जो भी दवाई है चेपे के लिए उसका जो है डॉक्टर साहब से सलाह करके और दवाई का इस्तेमाल कर सकें। फिर भी भाइयों की जानी पहचानी जो दवाइयाँ हैं वो है मिथाइल डेमेटॉन, मेटासिस्टाक्स के नाम से भी आवे है या डाइमेथोएट रोगोर के नाम से भी भाई आवे है जी। और मात्रा इनकी जो है 250 से 400 मिलीलीटर और पानी की मात्रा भी 250 से 400 लीटर। और ये देख ले कि भाई अगर ये दवाई छिड़कने के बाद फिर भी कोई थोड़ा बहुत अगर चेपे का रह गया है तो समूह जो है या गुच्छा रह गया है तो फिर 15 दिन का बिचाड़ा देकर आप जो है दोबारा से एक छिड़काव और भी कर सकें जी। और भाई जो फिलोडी और मरोडिया है उसकी बात करें तो भाई उनके भी लक्षण यही हैं कि पौधे बेढंगे हो जाए हैं, अस्वाभाविक बढ़वार हो जाए है, जाड़ी नुमा कहते हैं जिसने, और फूलों की जगह भी पत्तियां सी आ जाए हैं। तो भाई इसकी रोकथाम खतर तो यह है कि भाई तोड़िए की बजाय गेते ना करें, कीड़ा ने मारने वाली दवाई का छिड़काव करें और रोगी पौधों को निकाल दें जी। फिर भी अगर आ जाए तो भाई हाँ फिर भी आ जाए तो इसमें जो है ना हमने एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि दवाई जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, और दवाई जो भी आप इस्तेमाल करें वो 2 दवाइयों को मिलाकर उसका मिश्रण मिलाकर जो है उसका छिड़काव ना करें। एक दवाई को हमने लेना है और आवश्यकता अनुसार ही पानी उसमें मिलाना है, और भाई जितनी सिफारिश की जाए पानी की और जितनी दवाई की सिफारिश की जाए। मरोड़िए खातर जो दवाई है वो मैंकोजेब जिसने M45 कहते हैं उसको 250 से 300 लीटर पानी में दवाई की मात्रा 600 ग्राम ये भाई छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पे 3 से 4 बार भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो जैसा अनिल भाई ने बताया कि भाई घनी ना गिरे हैं 2-2 3-3 मिला के। हाँ जी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल करेंगे ना प्रीतम भाई जी तो भी हमें नुकसान है जी। और जब भी आप दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी सावधानी पूर्वक जो है वो दवाई का हमने इस्तेमाल करना है। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अनिल भाई। प्रीतम भाई आपने ज्यादा लग रहा है, कुछ जुगाड़ इतने देखें और कार्यक्रम का समय तो यहीं तक है। भाइयों से इजाजत लें तो अच्छा भाइयों, राम राम।